जिसमें हम पढ़ेंगे आज कक्षा 12 अध्याय 3 विद्युत धारा के 2 अंक और 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इसमें विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक और बीमा लिखिए। डियर स्टूडेंट, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक चालक में 1 सेकेंड में, किसी चालक तार में प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहें कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब इसका मात्रक और बीमा देखते हैं। तो इसका मात्रक देखिए, प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा आई बराबर होता है Q/T, जहां पर Q आवेश, विद्युत आवेश है और T आवेश प्रवाह होने में लगा समय है। तो अगर यहां से इसका मात्रक निकालें, नीचे लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। इसका मात्रक निकालेंगे तो हम लिखेंगे आवेश का मात्रक, जो कि क्या होता है कूलाम, बटे समय का मात्रक जो कि सेकंड होता है। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, या एम्पियर होता है। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद इसका बीमा पूछ रहा है, तो बीमा कैसे निकालेंगे? एम्पियर की बीमा क्या होती है भाई? एम्पियर के लिए हम कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो लिखेंगे विद्युत धारा की बीमा m⁻0 l⁻0 t⁻0 इंटू a होता है। ठीक है। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है किरचॉफ के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है? देखिए, हेडिंग लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम। ठीक है। तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी बिंदु पर या किसी नोड पर जितनी भी धाराएं होंगी, आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होगा। अर्थात आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? इस प्रकार कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है और यहाँ पर I1 धारा प्रवेश कर रही है, इधर से I2 धारा प्रवेश कर रही है, यहाँ पर I3 धारा प्रवेश कर रही है और यहाँ से I4 धारा जा रही है, यहाँ से I5 धारा जा रही है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि के नियमानुसार आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो अगर हम आने वाली धारा को प्लस साइन के साथ दिखाएंगे तो जाने वाली धारा को माइनस साइन के साथ दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? किसी संधि पर
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात यहां मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है या यहाँ पर एक संधि है, यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। तो अगर हम आने वाली धारा को I1, I2 और I3 से दिखाएं तथा जाने वाली धारा को I5 और I4 से दिखाएं, तो किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि के नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों हमारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये आने वाली धाराएं हैं, माइनस I4 माइनस I5। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आने वाली धाराओं को अगर हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे और जाने वाली धारा को नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे, तो यहाँ पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 फिर I2 और I3। तो हमारे पास तीन धाराएं ऐसी हैं जो आने वाली धाराएं हैं, I1, I2, I3। इनको हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे और I4 और I5 जाने वाली धाराएं हैं, इसलिए इनको नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो अगर यहाँ से I4 और I5 को बराबर कुछ पर भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। बहुत सारी बुक में किरचॉफ के पहले नियम को इस प्रकार से दिया रहता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, अर्थात किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, ओम के नियम की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो ओम के नियम की सीमाओं में पहला है, ओम का नियम केवल पतले चालक तारों के लिए ही सत्य है। ठीक है, ये केवल चालक तारों के लिए सत्य है, अर्थात यह कुचालकों के लिए सत्य नहीं है। दूसरा है, ओम का नियम तापमान वृद्धि के साथ लागू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 है, भौतिक कारकों में परिवर्तन होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता। जैसे अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अब देखिए, चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, दाब आदि में परिवर्तन होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग क्या है और इसके लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, देखिए अनुगमन वेग क्या है और इसके लिए सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग क्या है। तो देखिए, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ समय के पश्चात एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं।
ठीक है। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो उस समय धारा प्रवाह के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में होने वाली गति के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है। अनुगमन वेग को वी डी से दिखाते हैं। वी डी बराबर होता है I/N/E/A, जहां पर I धारा को, N प्रति आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, A चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दिखाता है, और वीडी अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग का जो मात्रक होगा वह मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा, हमने इसके लिए सूत्र भी लिख दिया। अगला और लास्ट प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। तो यहां देखते हैं, विशिष्ट चालकता। तो देखिए, विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो किसी चालक तार की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता उसके प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम के बराबर होती है। या अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ की वह विशेषता है जो विद्युत धारा की माप को दर्शाती है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/, प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसे रो से दिखाते हैं। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।